Hello and good morning, friends. Welcome to the CEC ARISET live lecture. Dear friends, we are pleased to announce you that once again we are here for you on still photography. In previous session, we had a brainstorming session on still photography for all those students who want to pursue a career in photography. For that, they need to know the basics. They need to learn what basically the photography is and what are the technical things which is required to take care. So, dear friends, continuing our session further on still photography, I would like to tell you all in our previous session we talked about flash and other perspectives, other technical aspects. So we would be continuing further and we would be having a recap on what we did in our previous session. So dear friends, I would like to tell you all that for this very session we have again with us in our studios Mr. Abbas Muzaffar. Mr. Abbas Muzaffar is a TV producer and director. He has produced various TV serials and programs, as well as I would like to tell you all he has produced different films also. He has almost 14 years of industrial experience, and I hope that his experience would help us in knowing more and more about still photography. So without wasting any time, I would like to welcome our guest Mr. Abbas Muzaffar. Mr. Muzaffar, welcome to the ARISET lecture. थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने बात करी थी, हमने स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी की जो बुनियादी चीज़ें हैं उनसे शुरू किया था, तो इस भाग में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो सबसे बेसिक चीज़ें जिनके बारे में हमने बात की थी लास्ट टाइम, उसका एक छोटा सा रिकैप करवा देते हैं ताकि आप लोगों को एक बार फिर से वो सारी चीज़ें फ्रेश हो जाएं, ताज़ा हो जाएं। पहली चीज़ हमने बात करी थी फोकस की। फोकस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपकी कोई भी फ़ोटोग्राफ आउट फोकस होती है या शार्प फोकस में नहीं है तो वो फ़ोटोग्राफ ख़राब है। इट्स अ बैड पिक्चर। तो आपको फ़ोकस का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। फ़ोकस के बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि फ़ोकस कैसे आपको मेजर करना है, कहाँ पे लेना है। एक अगर आपका पॉइंट टू शूट कैमरा है, मतलब एक डिजिटल जो छोटे वाले कैमरे होते हैं वो अपने आप फोकस करते हैं। वो भी मैंने आपको बताया था कि वो जो ब्राइटेस्ट पॉइंट होता है फ्रेम में उसका वो फोकस ले लेते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपके फ्रेम में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो और जो आपका सब्जेक्ट ना हो। बाकी मल्टी पॉइंट फोकस के कैमरा होते हैं जो कि अब ज़्यादातर में ये फ़ीचर आने लगे हैं। और जब आप DSLR पे जा रहे हैं, मतलब डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, तो आपकी उसमें मैनुअल फोकसिंग रिंग है, उससे ही आपको फोकस करना है। फोकस ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जब भी आप करें तो मैनुअली करें। जब आपके पास वक्त नहीं है फोकस करने का, तभी आप ऑटो फोकस का मोड यूज़ करें, क्योंकि कोई चीज़ जल्दी से निकल जाना है, कोई मोमेंट आपको कैप्चर करना है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको मैनुअली फ़ोकस करें। फ़ोकस के बाद दूसरी चीज़ हमने आपसे बात करी थी अपर्चर की। अपर्चर, शटर, फिल्म स्पीड या गेन। अपर्चर को हम एफ स्टॉप भी बोलते हैं, आइरिस भी बोलते हैं। तो अपर्चर, शटर ये दो चीज़ें हैं जो कि लाइट कैमरा के अंदर कितनी आनी है और कैसे आनी है और किस क्वांटिटी में आनी है और कितनी देर तक आनी है, इस चीज़ को डिसाइड करती हैं ये दोनों चीज़ें। तो आप जो एक्सपोजर लेते हैं कि आपका एक्सपोजर सही है कैमरा में या ओवर एक्सपोज है। ओवर एक्सपोज मतलब लाइट आपको जितनी लाइट चाहिए उससे ज़्यादा लाइट आ रही है। और अंडर एक्सपोज पिक्चर हो जाती है, जिसको हम कहते हैं, वो ये है कि आपकी पिक्चर थोड़ी डार्क हो जाती है, काली हो जाती है। जब हम कैमरा को उतनी लाइट नहीं दे पा रहे हैं जितनी कैमरा को चाहिए। तो कितनी लाइट को कैमरा के अंदर जाने के लिए दो चीज़ें हैं। एक अपर्चर है जो कि एक होल जिसको आप जितना बड़ा करते हैं उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लाइट जाती है, और जितना छोटा करते हैं उतनी कम क्वांटिटी में जाती है। और शटर जो कि एक गेट है जो कि खुलता और बंद होता है उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए, जितनी देर के लिए लाइट जाती है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आप ये डिसाइड करती हैं कि आपके कैमरा में
को सही एक्सपोज करने के लिए, सही पिक्चर आने के लिए, एक बैलेंस्ड पिक्चर आने के लिए आपको कितनी लाइट चाहिए, और इन दोनों गेटवे से वो लाइट आती हैं। अपर्चर की बात हमने करी थी कि जितना हमारा छोटा अपर्चर होगा, मतलब जितना छोटा छेद होगा उतनी डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा होगी, मतलब उतना ज़्यादा एरिया हमारा शार्प होगा, फोकस में होगा। जितना अपर्चर बड़ा होगा उतना ही जो है वो डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाएगी, मतलब उतना ही जो है वो फोकस का जो एरिया है वो सिमट जाएगा। शटर से जो एक दूसरा जो यूज़ है वो है मोशन कैप्चर करने का, कि अगर मूवमेंट हो रहा है, आपका मूवमेंट है या सब्जेक्ट का मूवमेंट है, इन दोनों में आपको डिसाइड करना है कि आपकी शटर की ओपनिंग जो है वो उससे ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, तभी जो है वो आपकी पिक्चर सही आएगी, स्टैटिक आएगी, जमी हुई आएगी, नहीं तो वो हिली हुई आएगी फ़ोटो, जिसको हम ब्लर भी कहते हैं, मोशन ब्लर। या कैमरा का अगर शटर स्पीड कम है और मोशन में ज़्यादा हैं चीज़ें, तो कैमरा का शेक आ जाता है, फ़ोटो हिल जाती है। तो वो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको शटर से कंट्रोल करनी हैं। और इसके बाद हमने फ़ोकल लेंथ की बात करी थी, तो अलग अलग फ़ोकल लेंथ के हिसाब से, मतलब कम फ़ोकल लेंथ का लेंस जो होता है, जैसे 28 mm हो गया या उससे थोड़ा कम हुआ, उसको हम वाइड एंगल लेंस बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो तकरीबन एक बीच में जो होता है, मिडल में तकरीबन 50 या 60, उसको हम नॉर्मल रेंज लेकर के चलते हैं। और उसके बाद और ज़्यादा होता है 150 या 200 या उससे ज़्यादा, उसको हम मतलब वो टेलीस्कोपिक जोन में चला जाता है, तो उसको हम टेलीफोटो लेंस कहते हैं। और पूरा हमारे अब कैमरा में जो है वो एक जूम का फंक्शन होता है, जो कि हमको छोटी फोकल लेंथ से बड़ी फोकल लेंथ तक जाने में हमारी मदद करता है। उसके बाद हमने बात करी थी ट्राइपॉड की, तो हमने जैसे कि आपको मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने पिछला लेक्चर सुना और उन्होंने समझा, उनको मज़ा आया होगा, और उन्होंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींची भी होंगी, और उसमें फिर उनको वो ये भी समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। तो देखिए, ये फ़ोटोग्राफ़ी जो है ये एक प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है, या एक प्रैक्टिस बेस्ड आर्ट है, जिसमें आप जब करेंगे तभी आप सीखेंगे, और तभी अगर आपको ये सारी बेसिक चीज़ें पता हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारी फ़ोटो में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो क्या वो अपर्चर की वजह से आई, या शटर की वजह से आई, या फोकस करने की वजह से आई, या फिर हमारा कैमरा हिल गया। तो हमने आपको कहा है कि जब आप फ़ोटोग्राफ़ी शुरू कर रहे हैं, जब आप फ़ोटोग्राफ़ी में कदम रख रहे हैं, तो आप बहुत जल्दीबाजी ना करें, आप एक एक चीज़ को समझें और एक एक चीज़ पे कंसंट्रेट करके फ़ोटो खींचना शुरू करें। सबसे पहले आप फोकस पे कंसंट्रेट करें। एक बार जब आपको फोकस करना आ जाएगा, मैनुअल कंडीशन में भी और ऑटोमेटिक कंडीशन में भी, तो आप एक बड़ी आपकी लड़ाई जो है वो आप जीत जाएंगे, कि आपकी फ़ोटोग्राफ कभी भी आउट ऑफ फोकस नहीं होगी। देखिए, अगर आपका एक्सपोजर, मतलब फ़ोटो डार्क या ज़्यादा ब्राइट हो गई, इसको आप बाद में ठीक कर सकते हैं, मगर आपकी फ़ोटो अगर फोकस में नहीं है तो कोई भी नहीं इसे ठीक कर सकता है। मतलब बड़े से बड़ा फ़ोटोशॉप का बंदा या ग्राफिक्स का बंदा उसको नहीं ठीक कर सकता है, वो ठीक हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक एक चीज़ पे ध्यान दें, एक एक चीज़ को पहले पूरी तरीके से समझ लें, और उसके ऊपर एक कंट्रोल आपका हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर आप दूसरी चीज़ पे जाएं। तो पहले फोकस को आप अपना की प्रैक्टिस करें, उसको सही कर लें, उसके बाद फिर अपर्चर की प्रैक्टिस करें, उसको सही कर लें, फिर शटर की प्रैक्टिस करें, उसको सही कर लें। तो ये 3 चीज़ें अगर आपने कर ली, तो फिर उसके बाद आप बाकी डिटेल में जा सकते हैं। जैसे कि हमने गेन या फिल्म स्पीड की बात करी थी, तो वो भी एक तरीका है डिजिटल कैमरा में। पहले तो हम लोगों को जो फिल्म ख़रीदते थे तो उनमें स्पीड लिखी होती थी, उसका ASA लिखा होता था, ISO या ASA। तो वो स्टैंडर्डाइज यूनिट्स हैं जो बताती हैं कि हमारी फ़िल्म की स्पीड कितनी है। स्पीड जो है वो डिटरमाइन करती है कि कैसे लाइट से कैसे रिएक्ट करेगी। मतलब ज़्यादा फिल्म की स्पीड जैसे मैंने बताया था, तो उसको कम लाइट चाहिए होगी, कम स्पीड होगी तो उसको ज़्यादा लाइट चाहिए होगी इमेज फॉर्म करने के लिए।
अब डिजिटल कैमरा में हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ करते हैं, या तो अगर हमको वो इफ़ेक्ट चाहिए कि हाई स्पीड में करके फ़ोटो खींचते हैं तो ग्रेनी सी पिक्चर आती है, तो एक वो पुराना सा इफ़ेक्ट आता है, तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जब हमारे पास लाइट कम है और हम शटर और अपर्चर से बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं उसको खोल सकते हैं अपर्चर को, या शटर की स्पीड और कम नहीं कर सकते हैं, और फिर भी हमें लाइट कम पड़ रही है, तो हम फिल्म स्पीड को बढ़ा करके वहाँ से एक्सपोजर को कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, जो कि कैमरा अपने से करता है। उसके थोड़े ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि अगर कैमरा कोई चीज़ कॉम्पेंसेट करता है तो फिर उसका इम्पैक्ट भी आता है। अगर आपने फिल्म स्पीड से एक्सपोजर कॉम्पेंसेट किया तो शायद आपकी पिक्चर में शार्पनेस कम हो जाएगी, और उसके अलावा या फिर गेन का प्रोविज़न होता है कुछ कैमरा में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली कैमरा जो है वो एक्सपोजर को बूस्ट कर देता है, मगर उसमें भी पिक्चर में जो है वो एक नॉइज़ आ जाती है, एक थोड़ा ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो पिक्चर की क्लैरिटी को कम कर देती हैं। तो हर चीज़ का अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। तो हमने फिर बात करी थी ट्राइपॉड की, तो आप लोगों से मैं फिर एक बार इंसिस्ट करना चाहता हूँ कि जब तक आपको मतलब एक मजबूती से खड़ा होने की प्रैक्टिस ना हो जाए, तब तक आप, और इवन उसके बाद भी कोशिश करें कि जब भी आप ट्राइपॉड पे रख के कैमरा फ़ोटो खींच सकते हैं, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कंट्रोल में रहेंगी, और आपका कैमरा भी सेफ़ रहेगा, आसानी से कभी गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा। और बाकी उसके बाद हमने बात करी थी कि हमको लाइट मतलब हल्के और भारी ट्राइपॉड में क्या फ़र्क है। तो भारी ट्राइपॉड अगर आपका होगा तो वो ज़्यादा फर्म होगा, आप बाहर सड़क पे फ़ोटो खींच रहे हैं या फ्लाईओवर पे खींच रहे हैं, तो जो रोड की वाइब्रेशंस होती हैं, या जब कोई बड़ी गाड़ी उसके ऊपर चल रही होती है, बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, तो उससे जो है वो कैमरा गिरेगा नहीं, या आपके पास से अगर कोई गाड़ी बहुत तेज़ी से गुजर जाएगी या कुछ होगा तो भी उससे असर नहीं पड़ेगा, बहुत थोड़ी तेज़ हवा भी चल रही होगी तो भी आपका कैमरा डैमेज नहीं होगा। इसलिए हैवी ट्राइपॉड आपको कैरी करने में परेशानी हो सकती है, मगर उसके एडवांटेजेस आपको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए ट्राइपॉड की जो इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत समझने की ज़रूरत है। ये सिर्फ इसीलिए नहीं है, लोग सोचते हैं कि कैमरा तो हम तो मतलब हाथ से खींचते हैं फ़ोटो, तो हम ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़े से बड़े फ़ोटोग्राफ़र्स जो मतलब भारत के और भारत के बाहर के भी, पूरे विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइपॉड का इस्तेमाल करते हैं। और ट्राइपॉड का इस्तेमाल करना जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर फ़ोटोग्राफ़र बनाता है, आपको एक एमेच्योर से प्रोफेशनल की तरफ लेकर के जाता है, न कि दूसरा इसमें कोई मामला। ऐसा नहीं है कि अगर हम ट्राइपॉड नहीं यूज़ करते हैं तो हम ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद हमने फ़्लैश की बात करी, तो फ़्लैश हमने आपको बताया कि डायरेक्ट फ़्लैश अगर आप मारते हैं तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, और बाउंस करके सीलिंग से या फ्लोर से या थर्मोकोल से या किसी सैटिन क्लॉथ से अगर उसको बाउंस करके मारते हैं तो उसके क्या फ़ायदे या नुकसान हैं। एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि फ़्लैश जो है वो उसकी एक रेंज होती है। फ़्लैश सिर्फ तकरीबन मतलब हम उसको ये समझ करके चलते हैं कि 5-6 फीट के बीच में ही इसकी रेंज है, जो कि अपना पूरा काम करेगा, मतलब पूरे फ्रेम को जो है वो लाइट अप कर देगा। बहुत ज़्यादा दूर अगर फ़्लैश है, मतलब 6-7-10-15 फीट से दूर पे आपका कैमरा है और आपका सब्जेक्ट 10-15 फीट पे है, तो शायद फ़्लैश का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये कि फ़्लैश का चलना और आपके कैमरा की शटर स्पीड में बहुत तालमेल की ज़रूरत होती है। तो अगर आप 1/50 या 60 सेकंड के ऊपर शटर स्पीड ले जाते हैं तो आपके फ़्लैश का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है कि थोड़ा सा स्पॉट, कुछ पोर्शन ही वो लाइट अप कर पाए, क्योंकि जितनी देर में फ़्लैश जो है वो फायर होगा और वो पूरी लाइट उसकी स्प्रेड होगी, उससे पहले ही जो है वो शटर बंद हो जाएगा, तो उस लाइट का कोई फ़ायदा जो है वो कैमरे को नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फ़्लैश के लिए आपको कम शटर स्पीड भी रखनी पड़ेगी।
मतलब कम से कम जो है 1/60 या जो भी स्टैंडर्ड हो 1/50 1/60, अलग अलग कैमरा में स्टैंडर्ड्स मतलब स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाती है। 1/60 नॉर्मल है, उस और या उससे कम। ये आपको फ़्लैश के लिए रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि फ़्लैश का बहुत एक मतलब मैंने जो आपको लेंथ बताई कि डिस्टेंस, आप अक्सर देखते हैं कि किसी क्रिकेट के मैदान में या ओलंपिक्स की ओपनिंग में या और कोई भी चीज़ जो रात को कोई प्रोग्राम हो रहा है स्टेडियम में, तो उसमें सारी जो पब्लिक वहाँ पर बैठी हुई है और वो अपने से मतलब कई मीटर मतलब 500-800 मीटर दूर उनके जो प्रोग्राम चल रहा है और उनका क्लोज़अप ले रहे हैं और वहाँ पे फ्लैश चला रहे हैं, तो फ्लैश वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि फ़्लैश की भी एक ताकत है कि वो इतने डिस्टेंस तक पहुँच सकती है उसकी लाइट। तो मेनली जो है वो ऐसा भी नहीं है कि मतलब ये है कि उन बहुत सारे लोगों को पता भी होता है कि वो फ्लैश वहाँ फायर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अक्सर क्योंकि हमारे जब हम वीडियो का कवरेज कर रहे होते हैं तो उन लोगों को कहा जाता है जो ऑडियंस में बैठे हैं कि आप अपने कैमरे का फ्लैश ऑन रखें, उससे कोई नुकसान नहीं होना है मगर कोई फ़ायदा भी नहीं होना है। मगर जो वीडियो का कवरेज जो होता है, जो आप न्यूज़ वगैरह में देखते हैं, उसमें वो दिखने में अच्छा लगता है जब बहुत सारे फ्लैश जो हैं वो ऑडियंस में एक साथ ऑन होते रहते हैं। तो उसका मेन मकसद जो है वो लोगों से कहा जाता है कि आप फ्लैश चलाइए, वो इसलिए होता है, बल्कि उसका कोई फ़ायदा उनको अपनी फ़ोटो में नहीं मिलता। उसके अलावा आप फ्लैश दिन में यूज़ करने के बारे में अब इस हिस्से को अब हम आगे लेकर के जा रहे हैं। तो हमने फ़्लैश की बेसिक यूज़ की बात करी थी, अब हम फ्लैश का आपको फ़ायदा बताते हैं कि फ़्लैश को आप दिन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, दिन में जब एक नेचुरल लाइट है और अगर वो इवन है, मतलब जब एक सूरज एकदम साफ़ निकला हुआ है तो या तो वो जिस डायरेक्शन में होगा उसके उस तरफ से लाइट होगी और जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शंस क्रिएट होती हैं, तो जो कि फेस पे भी क्रिएट होती हैं। हाँ, अगर सूरज जो है वो बादल के पीछे है या बहुत तेज़ चमक नहीं है, धूप एकदम मतलब जैसे सर्दियों की धूप सी होती है, अगर उस तरह की है, तब उस वक्त जो है वो इतनी शार्प रिफ्लेक्शंस नहीं क्रिएट होंगी। अदरवाइज़ जो आपके फेस के जो गड्ढे हैं, जो कॉन्टूर्स हैं, जैसे नाक के नीचे का स्पेस है या आँख के नीचे का स्पेस है या लिप्स के नीचे का स्पेस है, इन सब जगहों पर होता क्या है कि वो लाइट डे लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से एक डार्कनेस सी आ जाती है। तो आप कभी जो है वो आप को ओवरऑल एक्सपोजर जो उस दिन का उस वक्त का मिल रहा है उसमें अगर आप फ़ोटो खींचते हैं तो आँख वगैरह जो हैं वो थोड़ी डार्क हो जाती हैं, ये जगह डार्क हो जाती है, यहाँ पे डार्कनेस हो जाती है। अगर एक एंगल से लाइट पड़ रही है तो नाक के नीचे या कहीं पर रिफ्लेक्शन आ जाती है जो कि ख़राब लगती है। हम फ्लैश से उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो वो फ्लैश जो है वो उस वक्त, हालांकि हमारा डिस्टेंस जैसा कि मैंने बताया आपको मेंटेन रखना है, तो वहाँ पर फिल लाइट का काम करती है। तो जिन जगह पर डार्क पैचेस हैं उसको फिल कर देता है फ्लैश। तो ये एक अच्छा फ़ायदा है फ्लैश का, जो कि हम दिन में भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि फ़्लैश का दिन में क्या यूज़, जब अब हम फ्लैश तो सिर्फ अंधेरे में यूज़ होता है, ऐसा नहीं है। तो जब आप थोड़ा प्रोफेशनल होते जाएंगे तो आप ये करेंगे कि दिन में आप फ़ोटो खींच रहे हैं, आप देख रहे हैं फेस पे कुछ रिफ्लेक्शन आ रही है। तो फ्लैश का दूसरा नुकसान एक ये है कि जब आप डायरेक्टली किसी सब्जेक्ट पे, ख़ास तौर पे किसी ह्यूमन सब्जेक्ट पे या फेस पे या किसी भी चीज़ पे जो ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस जिसका हो, जहाँ पे लाइट पड़ करके ज़्यादा बाउंस होती हो, तो वहाँ पर वो डायरेक्ट जिस स्पॉट पे लाइट पड़ती है तो वहाँ पर एक हॉट स्पॉट जिसको हम बोलते हैं, मतलब एक चमक वहाँ पर क्रिएट हो जाती है, एक पैच सा क्रिएट हो जाता है ब्राइटनेस का। तो उसके लिए हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि मतलब हमारा जो फ्लैश का जो एरिया है, जो डिस्टेंस है, उसमें हम जितना हम दूर हो करके फ्लैश यूज़ करें तो उतना लाइट जो है वो डायरेक्ट नहीं जाएगी। और बाकी चाहें तो बाउंस करा लें, चाहे फ्लैश के ऊपर एक जो गेटवे पेपर होता है, बटर पेपर जैसा और मोटा होता है, जो थोड़ा सा इवनली स्प्रेड कर देता है लाइट को, तो चाहे तो उसको यूज़ कर लें।
और थोड़ा बहुत आएगा तो वो आप बाद में फ़ोटोशॉप पर जा कर के उसको ठीक भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा होगा तो शायद ख़राब लगेगा, शायद नहीं अच्छी तरीके से ठीक हो पाए, क्योंकि जब वो सारी चीज़ें जब हम पोस्ट में काम करते हैं और पिक्चर को टचअप करते हैं, ठीक करते हैं, तो माइनर करेक्शंस में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मगर ये है कि अगर बहुत ज़्यादा एक हॉट स्पॉट है, उसके लिए अगर हम एक्सपोजर कॉम्पनसेट करते हैं तो फिर ओवरऑल पिक्चर जो है वो उसका मतलब स्किन का टोन चला जाता है। तो इसलिए कोशिश आपको यही करनी है कि आप पोस्ट जो है वो उसको मतलब पिक्चर को एडिट करने के लिए उसको वहीं तक सीमित रखें कि जहाँ तक आप उस पिक्चर को में और चार चांद लगा दें और इन्हांस कर दें, ना कि आप ख़राब पिक्चर ले जा कर के उसको ठीक करने के लिए ले जाएं। वो सही तरीक़ा नहीं है। आपको जब पिक्चर जिस वक्त आप शूट कर रहे हैं उस वक्त इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि फ़्लैश की वजह से हॉट स्पॉट आ रहे हैं और मतलब एकदम बहुत हार्ड रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रही है जो आप बाद में भी शायद ना ठीक कर पाएँ, तो आप एक और काम कर सकते हैं कि आप रिफ्लेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। मैं दिन की बात कर रहा हूँ। तो उसमें आप जो आपकी घर में आपकी फॉयल होती है जो खाने को पैक करने के लिए, उस फॉयल को किसी एक कार्डबोर्ड पर माउंट करके, उसमें भी दो साइड होते हैं, एक ज़्यादा चमकदार होता है, एक कम चमकदार होता है। तो एक साइड वो चमकदार वाला कर लें, एक दूसरे साइड जो है वो कम चमक वाला साइड उसको लगा लें। तो ये तो घर का मतलब एक आसान सा साधारण सा, जिसे हम लोग अपनी देसी भाषा में जुगाड़ कहते हैं, तो वो है जिससे आप लाइट को मतलब जहाँ पर भी डार्कनेस है या पैचेस हैं फेस पे, रिफ्लेक्शंस हैं, तो उस रिफ्लेक्टर से लाइट को आप बाउंस करके उन जगहों को भर सकते हैं जहाँ पर आपको हॉटस्पॉट इसलिए नहीं होगा क्योंकि लाइट एकदम से नहीं आएगी, और आप दूर एक ख़ुद खड़े हो जाएं या कैमरा को उसको टाइमर पे कर दें या किसी दूसरे को दे दें, किसी दूसरे बंदे को, अपने असिस्टेंट को या किसी को, कि वो खड़ा हो करके वो लाइट वो कर दे। बाकी ये है कि मार्केट में आप जाएंगे तो 500, 600 से 800 रुपए तक में आपको 5-in-1 रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, जिनमें आपके पास जो है वो हार्ड सॉफ्ट दोनों साइड होगा। उसके अलावा आपके पास एक गोल्डन रिफ्लेक्टर भी होगा जिसमें आप मतलब ये कि जो इवनिंग के टाइम में, सनसेट के टाइम में जो लाइट होती है उसका इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए, एक गोल्डन टच देने के लिए, जो कि आप ग्लैमर फोटोग्राफी में भी आप करते हैं, आप फैशन वगैरह के लिए मॉडल वगैरह जो होती हैं उनको उनके साथ फ़ोटो शूट करते हैं, तो उसमें आप उस वक्त की लाइट में आप वो गोल्डन रिफ्लेक्टर यूज़ कर सकते हैं, जिससे काफ़ी मतलब उस पर एक गोल्डन सा टच आ जाएगा। तो ये 5-in-1 रिफ्लेक्टर गोल वैसे फोल्डेबल होता है, मोड़ करके आप रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। मार्केट में आपको मतलब इसकी कीमत 500 से 800 रुपए के बीच में आपको डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आप अगर बहुत तेज़ लाइट आ रही है मतलब तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि ऐसा कपड़ा जिससे लाइट छन करके चली जाए, जो मतलब जो मार्किन जिस वाला कपड़ा जो होता है या नेट्स वाला जो कपड़ा होता है, वो आप किसी चीज़ पे बांध सकते हैं। मतलब मान लीजिए आप यहाँ पर मैं बैठा हूँ और आप मेरी फ़ोटो सामने से खींच रहे हैं और सूरज की रोशनी एकदम मेरे ऊपर आ रही है सीधी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्श लाइट, बहुत तेज़ लाइट हो रही है और हमको उसको कम करना है। तो एक तो चीज़ ये है कि आप अपने लेंस के ऊपर जो है एक वो न्यूट्रल डेंसिटी फ़िल्टर का प्रोविज़न होता है। फ़िल्टर्स की बात हम वैसे डिटेल में किसी और लेक्चर में करेंगे। तो वो न्यूट्रल डेंसिटी फ़िल्टर आप उसको यूज़ करेंगे तो वो कैमरा के लिए उस लाइट को कम कर देगा। मगर अब क्योंकि उस लाइट से रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और आपको उस लाइट को सॉफ्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस तरह का एक कपड़ा जो है वो मेरे और सूरज के बीच के का जो पोर्शन है उसमें आप उसको कहीं पर बांध सकते हैं कि जो वो लाइट जो है वो उससे छन करके आए, वो डायरेक्ट मेरे ऊपर ना आए, तो उससे हॉटस्पॉट नहीं क्रिएट होंगे
एक सॉफ्ट डिफ्यूज्ड इवन लाइट हो जाएगी, और उस सॉफ्ट डिफ्यूज्ड इवन लाइट में हमेशा आपको को एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा, आपका फोकस बहुत शार्प होगा। तो वो एक आइडियल सिनारियो होता है लाइट का। मगर जब आप अंदर किसी स्टूडियो में या घर पे किसी इंडोर सेटअप में लाइट कर रहे हैं, तब तो आप सारी लाइटों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं कि वो एकदम चारों तरफ से सब इवन हो, सब सॉफ्ट हो। उसके ऊपर आपने बटर पेपर्स लगा करके और गेटवे शीट्स लगा करके या सैटिन से बाउंस करके या थर्मोकोल से बाउंस करके इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं बेसिकली लाइट को सॉफ्ट करने के लिए और इवन करने के लिए। फिर जो है वो एक्सपोजर की बात हम कर लें कि हम एक्सपोजर लें कैसे कैमरा में। तो एक्सपोजर में अब आपको एक सबसे पहली चीज़ ये डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप को अगर डेप्थ ऑफ फील्ड पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा या मोशन पे डिसाइड करना पड़ेगा, तो या शटर के हिसाब से एक्सपोजर लेना पड़ेगा या अपर्चर के हिसाब से। तो अगर मोशन में कुछ चीज़ें आप चल रहे हैं या वो सब्जेक्ट मूव कर रहा है, तब तो आपको सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको उसकी स्पीड से ज़्यादा शटर रखना है सबसे पहले। अब शटर आपने डिसाइड कर लिया तो उसके हिसाब से अपर्चर अपने आप कैमरा डिसाइड कर लेता है, जो कि हमारे पास ऑप्शन होता है शटर प्रायोरिटी का। तो या फिर अगर हमने अपर्चर के हिसाब से कि नहीं जी हमको जो है ये जो सब्जेक्ट है ये बिल्कुल सिर्फ फोकस में चाहिए और बाकी आगे पीछे कुछ फोकस में नहीं चाहिए, तो हमने अपर्चर सबसे पहले पूरा खोल दिया, तो उसके हिसाब से शटर कैमरा डिसाइड कर लेगा, जिसको हम अपर्चर प्रायोरिटी करते हैं। और या फिर जो है वो हम सारा दारोमदार कैमरा पे छोड़ देते हैं, जो कि एक बेसिक फ़ोटोग्राफी की या शुरुआत करने के लिए ठीक है, मगर मैं ये एडवाइज़ नहीं करूँगा कि आप प्रोग्राम फ़ीचर होता है कि उस पे आप ज़्यादा रहें, क्योंकि फिर आपको करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ कैमरा ही करेगा। तो कैमरा अपने हिसाब से चीज़ों को डिसाइड करेगा, तो जैसी आपको फ़ोटो चाहिए वैसी फ़ोटो नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमको अपना एक्सपोजर लेना है। तो जब हमने मान लीजिए कि हमको शटर 1/60 का चाहिए ही चाहिए, तो हमने 1/60 कर दिया और उसके हिसाब से कैमरा ने अपर्चर सेट किया और हमने या ख़ुद ही से अपर्चर सेट किया और शटर सेट किया। उसके बाद हमने देखा कि एक्सपोजर जो है वो अंडर दिखा रहा है, मतलब कम दिखा रहा है लाइट। तो हमने जो है वो हम शटर बढ़ा नहीं, मतलब घटा नहीं सकते उसकी स्पीड, तो हमने अपर्चर को जो है वो थोड़ा खोल दिया, तो भी दिखा रहा है अंडर, फिर और खोल दिया, फिर अंडर दिखा रहा है, पूरा खोल दिया तब भी अंडर दिखा रहा है। तो अब हम क्या करें, तो अब हम जो है वो फिल्म स्पीड वाला जो पोर्शन है वहाँ से उसको पुश कर देंगे, मतलब फिल्म स्पीड बढ़ा देंगे, तो वो ठीक हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हमने जो है वो 1/60 हमको शटर चाहिए और हम ने अपर्चर जो है वो जहाँ पर भी था एफ स्टॉप 5.6 पे था, तो हमको ओवर दिखा रहा है, तो अब हमको शटर स्पीड उससे ज़्यादा तो कर सकते हैं, कम तो नहीं करना है ना। अब हमको 5.6 पे ही हमको एक्सपोजर चाहिए, उस तरह की डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, तो हम शटर को और फिर बढ़ा लेते हैं, 1/125 कर लेते हैं, 1/500 कर लेते हैं, 1/250 कर लेते हैं, या उससे ज़्यादा कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको तो उस स्पीड से कम नहीं जाना, उस स्पीड से ज़्यादा पे जाना है। तो जब बढ़ाते जाएंगे तो एक्सपोजर का जो है वो मीटरिंग हमको दिखाएगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि जब हम एक बहुत ब्राइटली लिट सिनारियो में है, मतलब जहाँ पे लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, तेज़ है, हर चीज़ जो है वो चमक रही है, तो वहाँ पर कोशिश ये करें कि आपका जो एक्सपोजर है वो हाफ स्टॉप या 1 स्टॉप अंडर करके फ़ोटो लें, तो आपकी फ़ोटो में कलर कंट्रास्ट ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी आएंगी। हाफ स्टॉप से मेरा मतलब ये है कि अपर्चर में मान लीजिए जैसे ये है कि 5.6 है और उससे पहले 4 है, तो 4 और 5.6 के बीच में एक पॉइंट और दिया होगा, तो वो हाफ स्टॉप होता है, मतलब दोनों के बीच का आधा। और अगर 4 से हम 5.6 पे चले गए तो वो हो गया 1 स्टॉप, जो हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं। तो एफ स्टॉप
अपर्चर, आइरिस, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। तीनों के नाम अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं, उनके भी रीज़न है, उसकी डिटेल में मेरे ख़्याल से जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं हो। अगर आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे या किसी बेसिक फ़ोटोग्राफ़ी की किताब में। एक बहुत सी किताब है जिसका मैं आपको रेफरेंस देता चलूँ, बेसिक फ़ोटोग्राफ़ी बाय अपटन एंड अपटन। ये किताब अंग्रेज़ी में है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। या बेसिक फ़ोटोग्राफ़ी बाय लैंगफोर्ड। ये सारी किताबें हैं जो कि मतलब जो हर एक फ़ोटोग्राफ़ी के कोर्स के कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जो रहती ही रहती हैं। ये सब बहुत पुरानी किताबें हैं, इनमें बहुत सारा आपको ज्ञान मिलेगा। तो दूसरी चीज़ ये था, और तो मैंने आपको बता दिया कि जब बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है तो आपको 1 स्टॉप या हाफ स्टॉप कम से कम, या 1 स्टॉप भी आप रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। 1 स्टॉप अंडर करके एक्सपोजर लें तो आपकी पिक्चर में कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छे आएंगे, कलर सारे बहुत अच्छे रिप्रेजेंट होंगे। और अगर आपको कलर्स को और ज़्यादा अच्छा करना और ज़्यादा रिच करना है तो उसके लिए एक और फ़िल्टर आता है, पोलराइज़र, जो कि एक्सटर्नल है, वो आपको ले करके ऊपर से लगाना पड़ेगा। उससे आपके कलर सैचुरेशन बढ़ जाएंगे, मतलब पीला जो है वो एकदम पीला लगेगा, मतलब जिसे कहते हैं कि उर्दू में खुश रंग के, और अच्छा मतलब रंग जो है उसका एकदम डीप, एकदम गाढ़ा जिसे कहना चाहिए वैसे लगेंगे, लाल और गाढ़ा लाल हो जाएगा, पीला और गाढ़ा पीला हो जाएगा। तो एनीवेज, और अगर आप मतलब एक ऐसी सिचुएशन में, मान लीजिए क्लाउडी सा है वेदर, रोशनी जो है वो बहुत तेज़ नहीं है, कहीं पर डार्क है, कहीं पर लाइट है, इस तरह की सिचुएशन में, या आप जो है वो इनडोर सिचुएशन में फ़ोटोग्राफ खींच रहे हैं जहाँ पर रोशनी है मगर इतनी बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, मतलब नॉर्मल सी है, तो ऐसी सिचुएशन में चाहे दिन हो या रात हो, मतलब बाहर हो या अंदर हो आप, तो एक स्टॉप जो है वो अपर्चर को खोल दीजिए, मतलब बढ़ा दीजिए। अगर 5.6 है तो 4 पे कर दीजिए, समझ रहे हैं। या चाहे आप अपर्चर से कॉम्पेंसेट कर लीजिए, चाहे शटर से कर लीजिए, दोनों रास्ते हैं आपके पास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको अगर अपर्चर, आपको उतनी डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, शार्पनेस चाहिए, आप 5.6 से नीचे नहीं आ सकते या 8 से नीचे नहीं आ सकते, तो आप उसको खोल लीजिए, आप शटर स्पीड कम कर लीजिए। कहीं से भी आपको, चाहे शटर से चाहे अपर्चर से, आपको एक पॉइंट का आधा या 1 पॉइंट का, शटर में तो आपको आधा पॉइंट नहीं मिलेगा, शटर में आपको 1 पॉइंट मिलेगा, 1 पॉइंट से आप उसको खोल लीजिए, उसको मतलब कम कर लीजिए। जैसे आपका 1/500 है तो उसको 1 पॉइंट नीचे आ जाइए, 1/250 पे आ जाइए, इस तरीके से। तो आपकी उस सिचुएशन में ये होगा कि आपकी पिक्चर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगी, आपकी पिक्चर जो है वो एकदम जैसी चीज़ें हैं उस वक्त, जिस तरह की लाइट है उस तरह से वो और खिल जाएगी आपकी पिक्चर, और जगी हुई, खिली हुई दिखेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि एक्सपोजर 2 अलग अलग सिचुएशन में आपको कैसे लेना है और कैसे उसको डिसाइड करना है। अब हम आते हैं कि इसमें रोज़गार के क्या प्रोविज़न है, आप मतलब क्या क्या कर सकते हैं। मतलब इतनी तक अगर आपने फ़ोटोग्राफ़ी भी सीख ली है कि आपको भी एक अच्छी पिक्चर लेनी आ गई है, आपका फोकस भी है, आपका अपर्चर भी आप समझ गए, आप शटर भी समझ गए, फिल्म स्पीड भी समझ गए, आप मोशन भी समझ गए हैं, तो आप अब आगे अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो मतलब आप सबसे पहले तो स्टार्ट कर सकते हैं जनरल स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी का, ये जिसको हम कह सकते हैं एक फ़ोटोग्राफ़र का हथियार जो है वो कैमरा है। आपने कैमरा गले में टांगा और निकल गए, सुबह से लेकर के शाम तक, जब आपको मौका मिला आपने कोई फ़ोटो खींच ली। अब आपको बेसिक सारे पता हैं, तो उस हिसाब से आपने प्रैक्टिस आपने करनी शुरू करी। फिर शाम को आप लौटे, उनमें से मान लीजिए आपने दिन भर में 50 फ़ोटो खींची,
तो उनमें से फिर आप सॉर्टिंग करिए उन पिक्चर्स की, और उनको जो है वो अलग अलग कैटेगरी में उसको आप डाल दीजिए। मान लीजिए ट्रैफिक शॉट है, तो एक ट्रैफिक शॉट आपने जो है वो करके आपने एक फ़ोल्डर बना लिया। फिर आपने मान लीजिए कि पोर्ट्रेट्स हैं या प्रोफाइल्स हैं, तो जिन जिन जो जो जैसे लोग, आपको कोई बस ड्राइवर की फ़ोटो खींची, आपने किसी ऑटो रिक्शा वाले की खींची, कि कोई आदमी चाय पी रहा है उसकी खींची, कोई बच्चे स्कूल से आ रहे हैं उसकी खींची, तो इस तरीके से वो प्रोफाइल आप उनको उनको अलग कर लीजिए। उनमें भी आप सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ओल्ड मैन, यंग मैन, विमेन, महिला, पुरुष, बच्चे, मतलब जैसे भी आप क्लासिफिकेशन करना चाहें। तो इस तरीके से आप एक लाइब्रेरी अपनी फ़ोटोग्राफ की अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको मेमोरी कार्ड जो है उस पर एक लिमिट है, उतनी फ़ोटो आएंगी, आपको वो इरेज करना है, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, आप नेक्स्ट स्टेप फिर खींचेंगे। अब इन फ़ोटोग्राफ्स का करें क्या, ये मतलब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। देखिए, इन फ़ोटोग्राफ का सबसे आसान तरीका जो इनसे पैसे कमाने का है, वो तो ये है कि आप इनको इमेज बैंक्स जो होते हैं, जिनका काम ही यही है कि फ़ोटोग्राफ को बेचना है। कि मान लीजिए कोई आदमी बैठा हुआ है किसी और शहर में या किसी और देश में, उसको इंडिया की या दिल्ली के ट्रैफिक शॉट्स चाहिए, तो अब वो एक फ़ोटो खींचने के लिए 50-60 हज़ार रुपये का टिकट ले करके तो नहीं आएगा। तो वो सीधे क्या करेगा, वो किसी भी ऑनलाइन इमेज बैंक में जाएगा और वहाँ से वो फ़ोटो ख़रीद लेगा। तो इन इमेज बैंक्स को आप फ़ोटो बेचते हैं, और जिनको ज़रूरत होती है वो फ़ोटो वहाँ से ख़रीद लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं लोगों को कि अलग अलग तरह की फ़ोटोग्राफ की। तो इस तरीके से आप क्लासिफाइड रखेंगे फ़ोटोग्राफ्स, तो आपको उसको इमेज बैंक पे डालने में भी आसानी होगी। वहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, पत्राचार कर सकते हैं कि कैसे आपके साथ हमको जुड़ना है, हम अपनी फ़ोटो बेचना चाहते हैं। और आप अपनी टर्म्स कंडीशन रख सकते हैं कि आप एक्सक्लूसिव राइट्स बेचेंगे या नॉन एक्सक्लूसिव। तो नॉन एक्सक्लूसिव में होता है कि आप सिर्फ उसकी लाइसेंस आप बेचते हैं, तो मतलब वही एक पिक्चर आप 10 आदमी को या 50 आदमी को या उससे भी ज़्यादा लोगों को आप बेच सकते हैं। उसमें रेट आपको हर एक बार बेचने में कम मिलेगा। मगर अगर आप टोटल एक्सक्लूसिव राइट्स आप दे देते हैं कि आप के जिसने फ़ोटो ख़रीदी अब उसकी हो गई, अब आपका उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी चली गई दूसरे के पास। उसमें आप फिर वन टाइम में एक बड़ी रकम पे, मगर वो सब चीज़ें डिसाइड जो हैं वो आपकी फ़ोटो की प्राइसिंग वगैरह जो डिसाइड है वो इमेज बैंक करेगा, क्योंकि वो देखेंगे कि आपकी फ़ोटो की सेलेबिलिटी कितनी है, मतलब कितनी डिमांड इस फ़ोटोग्राफ की है। अच्छा, उसके अलावा आप तो ये एक बड़ा रोज़गार का ज़रिया ये है, एक बड़ा पैसे कमाने का ऑप्शन ये है कि आपने इमेज बैंक में फ़ोटोग्राफ को सेल कर दिया और वहाँ से फिर वो रीसेल हो गई। उसके अलावा आप चाहें तो एक अपनी वेबसाइट आप क्रिएट करके उसमें आप अपनी फ़ोटोग्राफ रख सकते हैं, मगर उसके लिए आपको फिर अपनी मार्केटिंग ख़ुद करनी पड़ेगी। तो आपको काफ़ी सारा, आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट बेचें तो आप ख़ुद कर सकते हैं, मगर उसको वो लोगों तक पहुंचाना, उसको लोगों को बताना कि आपका एक इमेज बैंक है जिसमें आपके पास इस तरीके की फ़ोटोग्राफ है और आप उन्हें बेचना चाहते हैं, उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो एक और इन्वेस्टमेंट आपका होगा। मगर हाँ, अगर आपका ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया, आपकी फ़ोटो लोगों को पसंद आने लगी, तो फिर तो कोई लिमिट नहीं है, फिर आप बहुत मतलब उस व्यवसाय को आप बहुत बड़े पैमाने तक भी लेकर जा सकते हैं। उसके अलावा आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं इसमें, आप इन पिक्चर्स को से पैसे कमाने के लिए, कि आप इनके कैलेंडर्स बना सकते हैं।
तो आपने मतलब अगर किसी ने आपको हर एक कंपनी अपना कैलेंडर बनाती है, तो आप बड़ी कंपनी वाले तो बड़ी एजेंसी के पास जाते हैं, मगर एक छोटी दुकान अगर है, किसी की साड़ी की दुकान है या किसी की अचार चटनी की दुकान है या किसी की कुछ और कपड़ों की दुकान है या किताबों की दुकान है, तो उनके पास आप जा सकते हैं। छोटे से आप शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप बड़े कारोबारियों के पास भी जा सकते हैं। तो हर आदमी जो है वो अपना कैलेंडर प्रिंट करवाता है साल में एक बार कम से कम, और कम से कम एक कैलेंडर तो हर छोटा भी कारोबार करने वाला करवाता है। तो उनके पास आप जा सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि साहब देखिए हम आपके लिए फ़ोटो खींच भी सकते हैं और हमारे पास ऑलरेडी इतनी सारी फ़ोटो हैं, अगर आप चाहें तो हम आपके लिए कैलेंडर बना सकते हैं। तो वो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो अगर किसी एक प्रोफेशनल कंपनी के पास जाते हैं तो वो वहाँ पर उनको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आप के साथ वो कैलेंडर बनाएंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, उनको सस्ते में आप काम हो जाएगा और आप को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। किसी हॉस्पिटल के लिए कैलेंडर बना सकते हैं, किसी छोटे कारोबारी के लिए कैलेंडर बना सकते हैं। उसके अलावा आप ब्रोशर्स बना सकते हैं। कोई अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए चाहता है कि एक पिक्चर हो अच्छी सी और उस पर फिर उनका सब जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखी हो, तो वो आप बना सकते हैं। मगर उसमें भी अगर जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े कारोबारी हैं, फिर वो एजेंसीज़ के पास जाते हैं। मगर उसके बाद भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपना काम प्राइवेटली, मतलब लोगों से अलग अलग वो ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसा आदमी मिले जो हमारे लिए ब्रोशर बना दे, हमारे ब्रोशर के लिए फ़ोटो खींच दे। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जो कि आप अपनी डेली की फ़ोटोग्राफ़ी जो है आपकी, उसको आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रख करके और उससे आप व्यवसाय अपना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं जिसमें आप अपने को इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और काफ़ी मशहूर भी हो सकते हैं, कि आप शादी की फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं, वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी जिसे कहते हैं। आप को जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी में, वो ये है कि आप को ये मान करके चलना है कि देखिए आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं और जिस इवेंट का आप हिस्सा हैं वो बड़ा इवेंट है, मतलब वो लोग एक ही बार शादी करते हैं, तो उसमें आप कोई बाधा ना उत्पन्न करें। आप इस तरह से फ़ोटो खींचें कि मतलब ज़्यादातर लोगों को पता भी ना चले कि किसी ने फ़ोटो खींच ली। तो उसमें एक अच्छी चीज़ ये होगी कि जब लोग अपनी शादी की एल्बम उठा करके देखेंगे तो वो अपने ही एक्सप्रेशन को देख करके खुश होंगे कि उस वक्त वो क्या कर रहे थे या कैसे कर रहे थे, और एक वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। दूसरी चीज़ यही है कि इम्पॉर्टेंट कि आपको मोमेंट्स कैप्चर करने हैं उसमें, कि जो इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स हैं, कि जब जो है सगाई हो रही है या जब फेरे लग रहे हैं या जब निकाह पढ़ाया जा रहा है या जब मेहंदी हो रही है, तो इन सब मोमेंट्स को आपको कैप्चर करना और उस मोमेंट में आपको ह्यूमन एक्सप्रेशन कैप्चर करना है। देखिए आप अंगूठी की फ़ोटो जो है वो इतनी मैटर नहीं करती है, क्योंकि वो अंगूठी तो वो उनके पास जो कपल हैं उनके पास हमेशा रहेगी, या मतलब सालों साल रहेगी, तो उनको वो अंगूठी नहीं देखनी है। उनको ये देखना है कि जब अंगूठी पहना रहे थे तो उस वक़्त जो है वो उन दोनों के चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन थे, या जो पीछे लोग थे उनके रिश्तेदार, उन लोगों के चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन थे, कौन कैसे रिएक्ट कर रहा था, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है। हम अक्सर जो शादी में फ़ोटोग्राफ़र्स जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि क्योंकि वो अंगूठी देखने में बड़ी अच्छी लगती है तो वो अंगूठी पे सारा उनका एम्फेसिस होता है। इन सारी चीज़ों को ये पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं वो क्योंकि एक ही बार होती हैं, सारे जो ओकेजन्स हैं,
तो आप वहाँ पर वेट नहीं कर सकते हैं कि आप वेट कर रहे हैं कि अब जो है वो अंगूठी की रस्म होगी और हम फ़ोटो खींचने लगेंगे। नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। आपको क्या करना है कि आपको पहले जा कर के, मान लीजिए कि कल सगाई है तो आप कोशिश करिए कि आज जाएं, या उससे जब सगाई से कम कुछ घंटे पहले जा कर के आप वहाँ लोगों से पता कर लें, वहाँ जो भी जिन्होंने आपको बुलाया है, जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो फैमिली है, कि कहाँ पर होगी सगाई। वहाँ पे आप देखें कि कितनी लाइट होगी, उस हिसाब से आप अपनी लाइट की रिक्वायरमेंट्स को आप ठीक कर लें। आप ये देखें कि लड़का लड़की किस जगह पर खड़े होंगे, वो किस तरफ फेस कर रहे होंगे, तो क्या वो अगेंस्ट लाइट तो नहीं खड़े होंगे। अगर अगेंस्ट लाइट खड़े होंगे तो आपको एक हैलोजन या कोई लाइट चाहिए होगी उनके फेस पे, या फ्लैश आप यूज़ करेंगे। तो आप को एग्जैक्टली सारी पोजीशन, आपको एग्जैक्टली सब चीज़ें पता होनी चाहिए। उस वक्त जब आप फ़ोटो खींचेंगे तो आपकी फ़ोटोग्राफ जो है वो एकदम ऐसी होंगी कि आप के वो सब पूरे कंट्रोल में होगी आपके। तो आप जो है वो इधर उधर की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बल्कि आप तो, और उन फ़ोटो की क्वालिटी ही अलग होगी। तो क्योंकि आपको सब कुछ पता है, उस वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि अरे यार लाइट कम हो गई, अरे यार वो देखो ये अगेंस्ट लाइट खड़े हो गए, अब क्या करें, अब एकदम से फ्लैश आपने मारा तो वो हार्ड रिफ्लेक्शंस क्रिएट हो गई। तो इसलिए पहले से जाना सब चीज़ों को, जिसको हम रेकी कहते हैं, हमेशा जो है वो कुछ वक्त पहले जा कर के और वहाँ पर सारी चीज़ों को समझ लेना कि कहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, और वहाँ पर जो कंडीशन है उसमें क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हमारी फ़ोटोग्राफ को सही बिल्कुल परफेक्ट करेंगी। तो तब आप जो है वो, आपको सब चीज़ें पता होंगी। उस हिसाब से अगर आपको पता है कि ये अगेंस्ट लाइट खड़े होंगे तो आपका एक आदमी एक हैलोजन या एक लाइट लेकर के वहाँ पर खड़ा होगा, तो आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो आपको पहले पता होंगी। तो इसलिए आपका कंट्रोल उस चीज़ पे होगा, और आपकी फ़ोटोग्राफ की क्वालिटी जो है वो एक बहुत बेहतर होगी एक आम शादी की फ़ोटोग्राफ से। बाकी ये है कि वैसे मैं मतलब ये कि आप भी जानते हैं, हम सब लोगों को पता है कि लाइटिंग जो है वो शादी में, विवाह में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी लाइटें होती हैं, हर तरफ होती हैं। मगर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जो फेस पे लाइट पड़ रही है वो इवन ना हो, और दूल्हा या दुल्हन जिसने इतनी तैयारी करी है मेकअप में, अपने सब सजावट में, उसके बाद अगर उसकी फेस पे जो है वो आप फ़ोटो खींच रहे हैं और एक नाक के नीचे एक रिफ्लेक्शन आ रही है, आँख के नीचे डार्क स्पॉट हो रहे हैं, या कहीं पर हॉट स्पॉट आ रहा है, तो वो फ़ोटोग्राफ वो देख करके वो खुश नहीं होंगे। इसलिए आपको वहाँ पर उन सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ करना है। आपको पहले पता है कि यहाँ पर दुल्हन खड़ी होगी या दूल्हा खड़ा होगा, उस जगह पर आप किसी को खड़ा करके आप सारा एक्सपोजर कंट्रोल करिए, देखिए सारी जो लाइट होंगी उनके हिसाब से। आप वेट मत करेंगे जब वो आएंगे तब आप फ़ोटो खींचेंगे, तो आपकी फ़ोटोग्राफ में कम से कम 1000 कमियाँ होंगी। तो आप पहले सारी चीज़ें नाप लीजिए, सारा एक्सपोजर ले लीजिए, सारी लाइट वाइट अपने हिसाब से आप कर लीजिए, ताकि जब वो आएंगे तो आपको पता होगा कि आपको एग्जैक्टली किस शटर स्पीड पर रखना है कैमरा, कितने अपर्चर पे रखना है, कहाँ किस जगह पर फोकस करना है, और आपको सिर्फ शूट करना होगा। बाकी ये है कि इसमें आपकी लाइट की रिक्वायरमेंट में मैं आपको बताता चलूँ कि आप हैलोजन सबसे सस्ता होता है। थोड़ा सा यूज़ करना उसको ट्रिकी होता है, क्योंकि जब आप खोलते हैं तो पूरा चारों तरफ से एकदम दिवाली हो जाती है, इस तरह की रोशनी होती है। तो आपको उसके ऊपर कोशिश करें कि एक बटर पेपर या गेटवे पेपर जो होता है वो यूज़ करें, तो उसकी हार्शनेस जो होती है वो कम हो जाती है। सबसे सस्ती है इसलिए मैं हैलोजन कह रहा हूँ, नहीं तो हैलोजन में कभी भी एडवाइस नहीं करूँगा। एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी में हैलोजन नहीं यूज़ होता है। मगर उसी हैलोजन को आप अगर आप चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, तो आप उसको बहुत बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। कि आपके पास और आपका लिमिटेशन है, आप जहाँ शादी का काम कर रहे हैं वहाँ पर आपके पास जो है प्रोफेशनल लाइट्स नहीं हैं मार्केट में अवेलेबल, और सिर्फ हैलोजन ही है। हैलोजन क्योंकि सब सस्ते होते हैं इसलिए हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप उसको बाउंस करा सकते हैं, आप उसको दूर से यूज़ कर सकते हैं। इवन करने के लिए लाइट को आप उसके ऊपर गेटवे पेपर या बटर पेपर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद
ये सारी फ़ोटोग्राफ खींचने के बाद आप बेसिक एडिटिंग, उसमें हम एडिटिंग की ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा सकते हैं। बेसिक एडिटिंग करने के लिए आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको इंटरनेट पे फ्री में मिल जाते हैं, तो गूगल में होता है, पिकासा एक होता है, या आप फ़ोटोशॉप ख़रीद सकते हैं, बहुत महंगा नहीं है, अडोबी का सॉफ्टवेयर है। और वो भी, मगर यह है कि वो भी आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बहुत मुश्किल भी नहीं है। मगर पिकासा वगैरह जो हैं ये तो बहुत आसान है, इनमें सब चीज़ें आपको दी होती हैं कि कहाँ से आप कलर कॉम्पेंसेट कर लेंगे, कहाँ से अपर्चर कॉम्पेंसेट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे रेड आइज़ हैं, जो मैंने आपको बताया था कि फ्लैश जब डायरेक्ट फेस पे मारते हैं तो जो ब्लड के वेसल्स होते हैं आँख के, वो इतने बारीक होते हैं और उसमें ब्लड की इसका सर्कुलेशन इतना ज़्यादा होता है कि वो सीधे जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो सारे मतलब एक लाल रोशनी की तरीके से, एक स्पॉट की तरीके से नज़र आने लगते हैं। तो वो कॉम्पेंसेट करने के लिए बहुत छोटी सी, आपने बस सीधे जाके वहाँ पे क्लिक किया, वो ठीक कर देता है। तो ये सब चीज़ें तो बेसिक आप ठीक कर सकते हैं बेसिक कॉम्पेंसेशन से इन सारे सॉफ्टवेयर पे। और आप उसको फिर एक अच्छी एल्बम प्रिंट करवा करके, जो कि प्रिंटिंग का पार्ट है, उस पे भी कभी हम लोग बात करेंगे। सिंपली आप उसको कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी के जो बाकी के पहलू थे उनको, उन सारी चीज़ों को करने के बाद, और जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप अपना एक करियर जो है एज अ स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़र आप शुरू कर सकते हैं। ये जो है ये सारे आज़ाद करियर मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो आप किसी अखबार के लिए काम कर सकते हैं और भी कई जगह हैं, मगर एक जो इंडिपेंडेंट आज़ाद होकर के आपको काम करना है तो वो आप कर सकते हैं कि आप एक स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़र अपनी इमेज बेच सकते हैं, कैलेंडर, ब्रोशर्स, इन सब चीज़ों के लिए। और उसके अलावा शादी, जो कि एक बड़ा बिज़नेस है इस वक्त, और लोग जो हैं वहाँ पर पैसे खर्च करने से नहीं झिझकते हैं, तो आपको वहाँ से आपकी अच्छी कमाई हो सकती है और आप एक अच्छे वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हैं। जी, हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर मिस्टर अब्बास मुज़फ़्फ़र का, जिस तरीके से इन्होंने हमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस बताए कि किस तरीके से अगर आप फोटोग्राफी को एज अ करियर अपनाते हैं तो आपके लिए बहुत सारे मार्ग खुल जाते हैं। वेडिंग फोटोग्राफी एक एग्जाम्पल था, स्ट्रीट फोटोग्राफी के बारे में भी आपने बताया, वो भी एक एग्जाम्पल है, एक ऑप्शन है। आजकल हम देखते हैं जिस तरीके से हम कल्चरली बहुत इनरिच हो रहे हैं, और भारत के किसी भी भाग में हम चले जाएं या फिर विदेशों में भी चले जाएं तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारे कॉन्सर्ट्स, इवेंट्स लगातार आयोजित करते रहते हैं। तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं स्टेज पर, तो ऐसी फोटोग्राफी को कैप्चर करने के लिए क्या अपने आप को हमें तैयार करने के लिए कुछ करना होगा? कुछ ख़ास नहीं है। देखिए, इसमें स्टेज की जहाँ तक बात है, तो स्टेज में आप बहुत कुछ कर इसलिए नहीं सकते हैं कि जो भी इवेंट होता है उस इवेंट में ऑलरेडी जो है वो उनकी लाइटें होती हैं, उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को डेकोरेट किया होता है, तो उसमें आप अपनी हिसाब से लाइट तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप शटर स्पीड का ध्यान रखें, क्योंकि स्टेज पे जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो मूव करते होंगे, और फोकस आपका, तो क्योंकि आप स्टेज में अगर रात को प्रोग्राम हो रहा है तो जाहिर सी बात है लाइट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, और एक मूड होता है उस हिसाब की लाइट होगी। तो अगर कम लाइट है और या मीडियम इंटेंसिटी की भी लाइट है, तो आपका फोकस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक आर्टिस्ट या जैसे एक स्टेज पे कॉन्सर्ट हो रहा है, वो रॉक कॉन्सर्ट हो रहा है, वो गाना गा रहा है माइक लेकर के, तो कभी वो 10 कदम बाएं आ जाता है, कभी 10 कदम दाहिने आ जाता है, कभी सीधे आ जाता है। तो या तो आप उसको वो देख लीजिए कि पर्टिकुलर कि कहाँ पर आता है, उन जगह का आप फोकस एक बार उसका ले लें।
या अगर आपको उतना टाइम मिलता है कि उसको वहाँ पर उस जगह का फोकस मैनुअली आप ले सकते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि आपको पता चल गया कि अगर ये जब लेफ़्ट पे है तो 15 मीटर पे वाले फोकस पे है, जब राइट पे है तो 22 मीटर वाले फोकस पे है, जब सेंटर में है तो 18 मीटर के फोकस पे है, तो आप उस पॉइंट पे आप सीधे उस फोकस पे आए और आपने फ़ोटो खींच ली। ये तो बेस्ट तरीका है। मगर हो सकता है कि कभी आपको मूवमेंट बहुत स्विफ्ट हो और आपको इतना टाइम नहीं मिले, तब आपको फिर वो ऑटो फोकस मोड पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। और आप कोशिश करें कि आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा हो। डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे ज़्यादा होगी कि जब आप अपर्चर क्लोज कर देंगे, अपर्चर आप जितना बंद कर लें, 8 मतलब कम से कम जो है वो 5.6 पे तो होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप खोलेंगे तो फिर जो है वो चीज़ें फोकस में नहीं रहेंगी। तो अपर्चर आपकी मदद करेगा, क्योंकि शटर स्पीड उसमें आप बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं। मूवमेंट में चीज़ें हैं, मूव हो रही हैं जब परफॉर्म कर रहा है, तो ज़रा सा भी शटर जो है वो आप मान लीजिए कि अगर 1 बाय स्टैंडर्ड तो ये होना चाहिए 1/125 हो, उससे कम पे आप जाएंगे तो ब्लर आ सकता है, मतलब शेक हो सकता है, क्योंकि जब आप आदमी कोई परफॉर्म कर रहा हो तो एकदम से जोश में आता है, तो वहाँ पे मोशन ब्लर आ सकते हैं, मतलब शेक हो सकती है फ़ोटोग्राफ। कैमरा भी आप क्योंकि हाथ में लिए हुए हैं, बहुत सारे कैमरा मैन हैं, आपको जगह नहीं मिल रही ट्राइपॉड रखने के लिए, तो इसलिए अपर्चर भी कोशिश करें जितना क्लोज कर सकें। शटर स्पीड ज़्यादा रखें, मतलब कि मतलब जल्दी से शटर बंद हो। और फोकस कोशिश ये करें कि मैनुअली करें, पहले आप मेजर कर लें तो बेस्ट है। और अगर नहीं मैनुअली कर सकते हैं, बहुत हैपहैज़र्ड मूवमेंट है, बहुत इधर उधर भाग रहे हैं, तो फिर आप ऑटो फोकस मोड जो आपके कैमरा ने दिया हुआ है उसको यूज़ करें। क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्सर्ट्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे तरीके के इवेंट्स आयोजित होते हैं। अगर कोई कथक डांसर है और वो बहुत तेज़ घूम रहे हैं, तो ऐसे में कई बार हम देखते हैं इमेजेस ब्लर्ड आती हैं। कभी कभी वो इमेजेस अच्छी लगती हैं ब्लर्ड, बट कभी कभी नहीं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ब्लर या कोई भी एबरेशन जो फाइनली एक फ़ोटोग्राफ पे होता है, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो तरीका ये है कि आप एबरेशन को अपनी तरह से यूज़ कैसे कर लेते हैं कि फ़ोटोग्राफ में और चार चांद लग जाएं और अच्छी लगें। तो बेसिकली उसमें ये है कि आप अगर कोई रूल तोड़ रहे हैं, मतलब आप चाहते हैं कि ब्लर आए फ़ोटो में, तो आपको पहले रूल जानने की ज़रूरत है। जब आपको रूल पता होगा तब आप तोड़ेंगे तो आपके कंट्रोल में रहेगी चीज़, तो आप अच्छी तरह से उस रूल का उपयोग कर सकते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपने एक फ़ोटो खींची और उसमें ब्लर आ गया किसी वजह से, तो उसमें आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, बल्कि वो फ़ोटो ख़राब है, वो एक ख़राब फ़ोटो है। हाँ, आप चाहते थे कि ब्लर आए और आपने उस ब्लर को मैनेज किया है उस तरह से, तब तो वो एक कारीगरी है, तब तो वो एक क्रिएटिव काम है। अब जिसे कहते हैं कि बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, तो वहाँ पर सीधी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमको शटर स्पीड बढ़ानी है। शटर जो है वो हमको कम से कम देर के लिए खोलना है, और वही जो है उस मोमेंट में फ्रीज करेगा। तो हम एक अंदाज़न मैं ये कह सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मूवमेंट के लिए हम अगर 1/125 पर हैं शटर स्पीड में, तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ है तो 1/250 कर लीजिए, उसमें तो कोई भी 1/500 कर लीजिए आपके पास, क्योंकि लाइटिंग की तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। थोड़ा सा अपर्चर आप को खोलना भी है, तो मगर कोशिश ये करिए कि 5.6 से ज़्यादा से नीचे मत आइए, क्योंकि आप दूर हैं सब्जेक्ट से, तो आपको जो सब्जेक्ट के फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में की जो डेप्थ चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि आप एक ज़्यादा फोकल लेंथ के लेंस पे जाएंगे, तो वैसे भी आप जब ज़्यादा फोकल लेंथ पे जाएंगे तो डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाती है। तो आपको अपर्चर को जितना क्लोज कर सकते हैं 8 या 16 तक भी आप क्लोज कर लें तो बेटर है। तो अपर्चर को भी क्लोज रखिए, शटर स्पीड भी बढ़ा करके रखिए, और उसमें आप देखिए कि जहाँ तक आप एक्सपोजर को मैच कर सकते हैं। शटर स्पीड तो आप 1/125 के नीचे बिल्कुल मत आइए, और अगर आप ऊपर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अपर्चर, क्योंकि आप डिस्टेंस से फ़ोटो खींच रहे हैं, अगर आप 100 mm पे हैं, 150 mm पे हैं, तो आप कोशिश करिए कि फिर आप अपर्चर 8 या उसके ऊपर क्लोज रखिए।
जी, इसी के साथ हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे। जिस तरह से आपने टेक्निकल चीज़ें हमें बताई, उम्मीद करते हैं कि हमें हमारे सभी स्टूडेंट्स इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, टिल नाउ वी हैव कवर्ड 2 lectures on still photography, and if you want to have more lectures on still photography, then you can mail us at info.cc@nic.in, or if you want to have more sessions on different topics, then also you can give your feedback to us on the same ID. So I would like to tell you all that if you want to access this lecture, then very soon we are going to upload it on YouTube. We would be meeting again very soon. Till then, take care. Goodbye.